इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम अनिल भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुन रहे सारे वाण भाइयों ने हमारी राम राम। राम राम। ये मंडासा है, थोड़ा ढीला कर लो। मंडासा सा के ढीला कर लो। बड़े बचदे बचांदे आना पड़े तो बचदे बचा देगे बस। पाछे इसे बालक तो इसे लेके भाज ले डब्बा हा पानी हा। भाई आप जानो हो कि भाई किते मौसम बदल रहा है। हाँ, कि थोड़े पानी पूनी पड़ गया तो आप जानो है क्या हाल होगा। क्या हाल होएगा, जो होगा देखी जाएगी। इब तो नो है ना कि ये दिन है, इब खून दौरा कर रहा है, गिरवा लिया करो पानी पूनी। अच्छा, और चलो आपको तो एक आधा डब्बा बगवा लेंगे। हाँ, अच्छा नु कहूँ अनिल भाई, हैं? भाई भैंस है अच्छा, और आगे की नहीं हो रही। ओहो, ये तो बहुत गंभीर समस्या है धर्मवीर भाई। तो इसके बारे में आपने किसी डॉक्टर साहब से बात करी कि ना करी कि भाई कई बार ये प्रजनन की और भाइयों ने भी समस्या तो आंदी होगी आगे नहीं, तो क्यों ना इस बारे में आपको जानकारी आज आपने जो डॉक्टर साहब से ली हो तो बताओ कि भाई। धर्मवीर भाई डॉक्टर साहब मिले थे जी, और उनने जो जानकारी दी जी वो हम भाइयों के बीच में जो है साझा करेंगे जी। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई गर्मी में ना आने का कारण जो है पशु का जो है, जैसे पशु से प्रजनन संबंधित जो समस्याएं वो हर किसान को, हर जो भाई पशु रख रहा है उसके सामने जो है कई डाल की समस्याएं आ जाए। और भाई ये बड़ी भारी चिंता का विषय भी है कि जो पशु आगे का ना हो ना जी, तो फिर चिंता तो होना वाजिब है अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल बड़े कीमती हैं आजकल पशु। हाँ, और इसमें ये क्या है कि भाई एक पशु से लगभग जो है एक बच्चा जी हर साल जो है वो होना चाहिए। अच्छा, भी फायदा मिलेगा भी फायदा मिलेगा। पर जो पशु गर्मी में ना आवे तो उसका भी तो कोई कारण होगा ना, उसके कारण के बारे में बताओ भाई। आपने डॉक्टर साहब से जो बात करी हो कि भाई पशु गर्मी में क्यों नहीं आता, क्या कारण है? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो है संतुलित आहार की कमी के कारण जो है कई बार जो पशु जो है वो गर्मी में नहीं आता। अच्छा, विटामिन हो या खनिज हो या और जो अलग अलग तरह के जो प्रजनन कार्य हैं इनमें जो है इनकी जो विटामिन है, खनिज की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक रोल है। मतलब अगर आपका कहना यह है कि विटामिन और खनिज की अगर कमी हो ना पशु में तो फिर वो प्रजनन की समस्या हो सके, कई ढाल की समस्या है और भी आ सके, लेकिन खास तौर पर जो प्रजनन की समस्या है वो आ जाए। मतलब आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण देना चाहिए और पशुओं को नियमित समय पे कीड़े मारने की दवाई भी दे देनी चाहिए। फिर तो बिल्कुल देनी चाहिए। जो भी हम डांगर ने अपने ने शानी गे रहे हैं या जो भी हम दे रहे हैं, दाना है, खड़ है, बिनोले हैं, तो उसमें हमने थोड़ा जो खनिज मिश्रण है वो जरूर मिला देने चाहिए जी। फिर बात आवे है धर्मवीर भाई के जो पशुओं का जो शरीर है जी, उसमें जो प्रजनन संबंधित हार्मोन्स है, हाँ, उनका जो निकास है वो ना होने के कारण, हाँ, इसके कारण भी जो है पशु जो है देर से गर्मी में आवे। मतलब अगर हार्मोन का अगर पशु के अंदर शरीर के अंदर अगर हार्मोन ढंग से नहीं है या कम है या बिल्कुल नहीं है तो फिर भी पशु गर्मी में नहीं आता जी।
एक और भी बात हो सकती होगी अनिल भाई, कौन सी? कि कई बार कह दें कि भाई पशु के गर्भाशय में ना संक्रमण हो रहा है, वो भी कारण बन सके। हाँ, बिल्कुल। भी आगे पशु ना फिर गर्मी में आवे। हाँ, क्योंकि कई डाल के जो संक्रमण है धर्मवीर भाई वो पशुओं में हो जाए, क्योंकि पशु जो है मिट्टी में बैठे है और जब हम घुमाने फिराने लेके जाए, आप देख रहे हो कि जोड़ जाड़ में, तो उस समय जो है कई डाल के जो वो बैक्टीरिया हैं या वो हैं पशु के शरीर के साथ जो है लगकर वो अंदर चले जाए और वो जो है फिर उसने अपना घर बना के, और कई डाल की जो परेशानी है, कई डाल की जो समस्याएं हैं वो उन पशुओं का हो जाए। अच्छा, पर एक बात और भी अनिल भाई जी। कई बार जैसे ना पशु गर्मी में तो आंदा, अभी गर्मी में आया लेकिन आए का पता भी नहीं चला। लेकिन इसका भी क्या है कि हमने जो अपना पशु है वो टाइम टाइम पे हमने देखते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आप देख रहे हो कि भाई पशु, आपने जैसे जिक्र करा कि भाई पशु जो है गर्मी में आवे भी हर पता नहीं लगता जी। तो इसमें जो है हमने अपना जो मादा पशु है उसको हमने जो टीचर बुल उसका जो है हमने प्रयोग करना चाहिए, यानी नसबंदी वाले सांड का। हाँ, उससे जो है वो पता लग जाएगा। एक और बात अनिल भाई कि कई बारी भाई जैसे जननांग है पशु का, तो उसमें कोई दिक्कत हो और उसका फिर पता भी ना चले हमने तो उसका, और फिर उस वजह से पशु आगे का ना होता हो, तो उसका क्या हिसाब किताब बने फिर भाई? इसमें तो धर्मवीर भाई यह है कि अपना जो डांगराड़ा अस्पताल है जी, जो डांगराड़ा जो अपना डॉक्टर है, हाँ, उसको जो है अपने पशु की जी टाइम टाइम पे जांच जो है वो जरूर करवाते रहना चाहिए। और इसमें डॉक्टर साहब जो है वो बता देंगे कि पशु को जो है ये बीमारी है और ये उपचार करना है, ये दवाई देनी। बहुत अच्छी बात है अनिल भाई। एक समस्या और भी आती है हमारे पशुपालक भाइयों को जी, कि जैसे पशु को आपने वो करवा दिया, टीका लगवा दिया, या फिर नर पशु के साथ उसको मिला दिया, पर क्या है कि पशु फिर गया, तो या क्या दिक्कत? इसमें भी कई डाल की जो दिक्कतें हैं वो आवे। अब फिरने की जो समस्या है जिसने रिपीट ब्रीडिंग भी कहते हैं, रिपीट ब्रीडिंग, अच्छा, बार बार फिरना जी। और खास तौर पर जो गाय हैं उनमें ये जो समस्या है वो ज्यादा है, गायों में ज्यादा अच्छा है। लेकिन 3 या ज्यादा से बार जो अगर पशु फिर जाए जी, या पशु जो है नए दूध नहीं होता, तो अब उसमें जो है अपना जो पशु चिकित्सक है उसकी सलाह जो है वो जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं कि जो मादा पशु में जो प्रजनन संबंधित हार्मोन्स है उनकी कमी के कारण भी पशु जो है वो बार बार फिर जाए। अच्छा, संतुलित आहार का जैसे हमने जिक्र करा कि हम मिनरल है और जो खनिज तत्व हैं उनके कारण भी जो है कई बार पशु कमी होने के कारण जो है पशु बार बार फिर जाए जी। और बच्चेदानी में जो संक्रमण है या सूजन है उसके कारण भी पशु जो है बार बार फिर जाए। या फिर ऐसा पशु है जो जहां हम अपने पशु को नर पशु से मिला रहे हैं तो उस नर पशु में जो कई तरह की जो कई बार जो है खराबी हो जाए जी जी, तो उस कारण भी जो है पशु बार बार जो है वो मादा पशु जो बार बार फिर जाए। और जब भी मादा पशु गर्मी में आवे तो उसके 10 घंटे के अंदर अंदर जो है हमने गर्भधारण जो है वो करवा देना चाहिए भाई। इसमें जो है चाहे हम उसको प्राकृतिक तौर से या फिर कृत्रिम तौर से हम जो है पशु को नए दूध जो है वो करवा लें। हाँ, तो ये तो बात आपने ठीक बताई अनिल भाई। एक डॉक्टर साहब थे, मैं भी मिला था। अच्छा, आप भी मिलते रहो। हाँ, मिला तो नहीं था ना, मैं तो अपने दर्द में मिला था। आपसे बताऊं ना कि बार बार दिक्कत आ रही पशु में। तो वो क्या कह रहे थे कि भाई पशु की ना जो बच्चेदानी में ना संक्रमण हो रहा, सूजन है, और इसका एंटीबायोटिक का टीका लगवाओ। तो एंटीबायोटिक के टीके भी लग होंगे फिर? तो एंटीबायोटिक के जो टीके हैं वो तो डॉक्टर बता सके भी एंटीबायोटिक, क्योंकि धर्मवीर भाई कई बार जब है ना हम आपस में सलाह मशवरा ना करके हम अपने पशु को जो भी डांगरा वाला अस्पताल है या पशु का जो चिकित्सक है, पशु वाला डॉक्टर है, उसको जरूर दिखा देना चाहिए। उसको जरूर दिखा देना चाहिए। बिल्कुल, आपस में मिलजुल कर मशवरा करके हमने कोई पशु को ऐसी दवाई हमने नहीं देनी चाहिए।
तो अनिल भाई डॉक्टर साहब नु भी कह रहे थे कि अगर भाई ऐसा है कि पहले तो हम ये एंटीबायोटिक के टिक्के लगावेंगे, जो तो हो गया ठीक, फिर तो ठीक है, और नहीं तो फिर नु अल्ट्रासाउंड भी होगा इसका। अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। अंडेदानी का ना नु वो होगा अल्ट्रासाउंड, हाँ, कहीं इसमें गांठ गूंठ ना हो, गांठ गूंठ ना हो। तो ये भी कोई बात हो है। ये भी कोई बात हुए है। मैंने डॉक्टर साहब से खूब अच्छी तरह से बैठ के इस बारे में सलाह मशवरा कराया, मगर डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात हो रही है। लेकिन ये जो आप बता रहे हो ना बीमारी जो है अंडेदानी में गांठ की, या बीमारी जो हमारे संकर नस्ल के जो अमेरिकन पशु हैं, हाँ, दुधारू पशु हैं, उनमें ज्यादा हुआ है। अच्छा। और यू अक्सर जो है तीसरे से पांचवें ब्यात में ये ज्यादा हुआ है। तीसरे से पांचवें ब्यात में ज्यादा हुआ है। अच्छा, क्यों होगा भाई? इसमें कई बार आप देखते हो कि भाई जब हम पशुओं को हम जब शानी बेवा तो खुरली में जब कई बार त्रेड़ हो जाए हैं, तो उन त्रेड़ा में जो न्यार फूस है वो फंस जाए, हाँ, और वो कई दिन का पड़ा रहे, हाँ, वो उसमें जो है संक्रमण हो जाए है, फफूंद लग जाए। अच्छा। लेकिन जब हम दूसरा चारा अपने डंगर ने खुआवा, तो वो जो चारा है, वो जो फंसा हुआ चारा है, वो लिकड़ के जो है उस अच्छे चारे में जो है मिल जाए। एक बात बताओ अनिल भाई, क्या यह जो बीमारी है अंडेदानी में गांठ वाली, नू भी कमाया डॉक्टर साहब, तो अगर जो इसका समय सिर इलाज ना कराया जाए ना, तो फिर ये पक्का पशु बांझ हो जाएगा, आगे आगे नए दूध होने का ही नहीं। और इसमें यो भी है कि यह बीमारी जो है ना धर्मवीर भाई, एक पशु से दूसरे पशु में चली जाए। नहीं, नू बताओ, कहीं को है ना भाई नस्ल ही ऐसी है भाई, इसकी तो माँ भी बीमार थी, इसकी आगे वो भी बीमार थी, ऐसा भी कोई कारण हुआ इसमें? अनुवांशिक जो कहेगा ना भाई, माँ बाप के जो गुण है ना, वो बच्चे में चले जाए। अच्छा। यानी कि अगर जैसा हम अपना पशु अच्छा पशु रखेंगे, तो अच्छा ही हमने उसका जो आगे जो बच्चे हैं वो मिलेंगे। अच्छा, एक और बात अनिल भाई जी पूछ लूं? हाँ, जो ये बंद को है ना, जैसे गर्भ के अंदर ना भाई ठहर भी गया बच्चा, पर वो जो भ्रूण है वो गर्भ बच्चेदानी में ही मर जाए, यह भी कोई कारण है? हाँ, अक्सर जो है अभी जो है कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो है एक ऐसा होया है कि ब्याणे में सिर्फ 10 दिन रह रहे थे। अच्छा। और उसमें जो है जो बच्चा है, भ्रूण जो है, वो गर्भाशय में जो है उसने माँ के पेट में ही जो है वो मर गया। अच्छा, तो इसका कारण क्या है भाई इस तरह की बातों का? कारण जो है ये है कि इसमें जो प्रजनन की जो क्षमता है वह कम हो जाए, कि जो हम उसको विटामिन या खनिज की कमी के कारण जो है हमने टाइम पे अपने पशु को अगर नहीं संभाल करी ना, तो पशु में इस तरह की बीमारी आ जाए। कई बार तो जो दूसरा पशु है वो सींग मार दे, या पशु के पीछे जो है दूसरे आवारा कुत्ते जो हैं वो भाज ले, तो पशु भाज ले, तो जिसके कारण जो है पशु का पैर फिसल जाए, गिर जाए, और उसके कारण जो है पशु के पेट में जो है कई बार भ्रूण जो है, बच्चा जो है वो मर जाए। मतलब आपने बात बताई कि एक तो पशु गर्मी में नहीं आंदा, या प्रजनन की समस्या है जी, बार बार फिर जाना, अंडेदानी में गांठ, और भ्रूण की हत्या, भ्रूण की हत्या, भ्रूण की मृत्यु, हत्या ही होगी जब मरे गया तो वो नु है कि भाई वो कुदरती तौर पे, या भाई पशु पालक ने उसको पूरा खुराक नहीं दी, तो वो मरी गया बेचारा बच्चा, तो ये भी कारण हो उसके जी। एक और कारण भी तो है अनिल भाई। कौन सा? आप पता कर रहे थे आपने? हाँ, कौन सा? कि भाई गर्भाशय के अंदर भी संक्रमण हो जाए। हैं, बिल्कुल। तो रक्त के माध्यम से संक्रमण की जो गर्भाशय में प्रवेश करने की संभावना कम ही होती है वैसे तो, पर प्रसव के बाद गर्भाशय में संक्रमण हो तो पशु उदासी के लक्षण दिखाने लग जाए, भूख की कमी दिखाने लग जाए, बुखार के लक्षण दिखाने लग जाए, और योनि मार्ग से पीला बदबूदार जो है मवाद आना शुरू हो। तो प्रसव के पहले 4 हफ्ते के दौरान संक्रमण जो है गर्भाशय के ऊपरी सतह पर है,
और इस बीमारी को में जो है कामोत्तेजना सामान्य नहीं होती है पशु की, लेकिन पशु रिपोर्ट ब्रीडर बन जाता है और इस बीमारी का समाधान पशु चिकित्सक ही कर सकता है, एंटीबायोटिक करे टीके लगा के ही कर सकता है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं अनिल भाई कि पशुओं में बांझपन के कई कारण हैं और जटिल भी हो सकते हैं। तो इसलिए बांझपन या प्रजनन की जो समस्याओं के सटीक कारणों का निर्धारण करने के लिए तो पशुओं की जांच बहुत ज़रूरी है। पशु चिकित्सक से जांच जरूर करावें और पशु चिकित्सक की देख रेख में ही पशुपालक भाई जो हैं वो इलाज भी करें। और धर्मवीर भाई, ये ना हो कि भाई पशु को पशु समझ लिया, खावेगा खा लेगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना हम उसकी सेवा करेंगे उसके बदले वो कुछ ना कुछ वो हमने देगा। तो ये तो बात ठीक बताई आपने, पर इब्नो बताओ, बात करोगे को रागनी रोगनी भी सुनवाओगे? धर्मवीर भाई, कदम से कदम की बात सुनी आपने? कदम से कदम तो मिला के चले पैर यार, से पैर मिला कर चलना। हाँ। इसके बारे में तो हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनवाओ। भाई कदम से कदम मिला के चलो, कदम से कदम मिला के चलो, यही हमारा नारा से देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से। दुगनी पैदावार बढ़ाई धन मजदूर किसानों ने, देश की रक्षा करे बाढ़ पे धने वीर जवानों ने, देश की खातिर फांसी खाकर याद करो दीवानों ने, हंसते हंसते लड़ गए मर के, पूछो पार सजानों ने, भाई पूछो पार सजानों ने। धन सब कराने छावर हो, धन सब कराने छावर जो है स्वर्ग किनारा से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से। लाल किले पे ये पहचान बताता है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नाता है, कुर्सी नामा देख उठाकर सबका एक ही खाता है, गौड़ अल्लाह वही ईश्वर भगवान सबका दाता है, वही भगवान सबका दाता है। महाद्वीप है सूर्य की संतान यहाँ, विश्व शांति के विश्वासी मानवता के गान यहाँ, धरती जी जैसे ऋषि हुए और दयानंद से मान यहाँ, लक्ष्य सिद्धि के लिए सदा के प्राणों के बलिदान यहाँ, भाई प्राणों के बलिदान यहाँ, कभी ना चिंता पपी अब तक धर्म कभी ना आया से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से।
धर्मवीर भाई, ये थे सत्यनारायण व चांद सावरे। कल की कार्यक्रम के बारे में बताओ अनिल भाई। कल जो है वो है मंगलवार धर्मवीर भाई जी। और कल होगा फोन इन। फोन इन। हाँ, और विषय रहेगा वैज्ञानिक विधि द्वारा बीज रहित खीरे की काश्त। और हमारे स्टूडियो में कल डॉक्टर साहब होंगे, डॉक्टर SK अरोड़ा जी, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं हिसार से। जी, तो अब बात आई मौसम की अनिल भाई, कि मौसम क्या कह रहा, तो सुनवा दें मौसम का भी हाल। जी, बिल्कुल। मौसम वैज्ञानिक ममता से सुने जी। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हम कुरुक्षेत्र के कल के मौसम के मिजाज के बारे में। कल कुरुक्षेत्र का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 50.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम के सापेक्ष आर्द्रता 90 और 45% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 9 घंटे 50 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 19 मार्च तक मौसम खुश्क रहने के साथ साथ आसमान बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि होने का अनुमान है तथा 16 मार्च को हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श की। तो किसान भाइयों, 19 मार्च तक मौसम खुश्क रहने के अनुमान को देखते हुए आप अपने सरसों की फसल की कटाई के साथ भंडारण आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं तथा गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव भी आप कर सकते हैं। यह समय बेल वाली फसलें जैसे कि घिया, तोरी, पेठा आदि लगाने के लिए उपयुक्त है, तो आप इनके लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। खरीफ फसलों की बुआई से पहले खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से करवा लें। धन्यवाद। तो ये था अनिल भाई मौसम का हाल, और इस मौसम को देखते हुए जी कृषि सलाह। तो अब आगे बढ़ें। हाँ, बिल्कुल। और जैविक खेती के बारे में तो आपने सुना ही होगा अनिल भाई। जी, बिल्कुल सुना है। आजकल जो खेती है साधारण से असाधारण होगी, जिसमें रसायनों का प्रयोग कीड़ों, बीमारियों, खरपतवारों और बढ़वार के लिए अंधाधुंध हो रहा। आपने पता देख कम देख, और पैदावार बढ़ाने के लिए ये अंधा तरीका बिल्कुल गलत है। इससे पर्यावरण और फसल पैदावार बिल्कुल ही हानिकारक हो चुके हैं जी। तो आज ज़रूरत है जैविक खेती की, और जैविक खेती से मतलब है ऐसी खेती जिसमें कृत्रिम और रासायनिक खादों, रासायनिक जीवनाशकों, अन्य कृषि रसायनों जैसे पौधों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले हार्मोन इनका प्रयोग करे बगैर और फसलें उगाई जावें। जी। जैविक विधि से उगाई गई फसलों के उत्पादों में आदर्श रूप से कृषि रसायनों के अवशेष, औद्योगिक और शहरी कचरे के अवशेष, परिरक्षण के लिए प्रयोग करे जाने वाले रसायनों के अवशेष नहीं होने चाहिए अनिल भाई। बिल्कुल। जैविक खेती में पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो प्राकृतिक स्रोत से लिए जाएंगे, और कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम भी प्राकृतिक रूप से जैसे पौधे हैं उनसे करेंगे जी। तो आवश्यक पोषण तत्वों की पूर्ति गोबर की खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनसे करी जाएगी। तो इससे अगर हम खेती करें, इसको हम जैविक खेती बोलेंगे। और इसमें जहाँ तक बात है कि कीटों का प्रबंधन किस तरीके से होगा, आज हमारे मन में सवाल क्या है कि दवाई तो नहीं, जब कीड़े रुकने के तो फिर वो किस तरह रोक लेंगे हम कीड़ों को। पर रोक सकते हैं जी। कैसे कि एक तो कीट और रोग रोधी बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि धर्मवीर भाई, अगर शुरू में ही बीज को अगर हम उपचारित कर लें जी, तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो शुरू में रुक जाएंगी। कुछ बीज ऐसे हैं अनिल भाई कि जिन पे कीट आक्रमण नहीं कर दे और उनमें बीमारी भी नहीं लगती, उन बीजों का इस्तेमाल करना है जी। हमने उनको दवाइयों से तो हमने भागना है दूर। अब क्या आ गया कि ये जो दवाइयां हैं ये इंसान को बीमार कर रही हैं, तो धीरे धीरे हमने इन बीमारियों से कदम पीछे हटाना पड़ेगा। बिल्कुल।
कीट और रोग ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, बजाय उस पर हम वो करें। दवाई का इस्तेमाल। और कीटों को रोकने का एक बढ़िया तरीका है फसल चक्र को अपनाना। और गर्मी के मौसम में खेतों को गहरा जोत कर कुछ दिन अगर खाली छोड़ देना अनिल भाई, तो उस जमीन के अंदर जो रहने वाले कीट पतंगे ये हैं जो कि नुकसान करने वाले हैं फसल को, वो गर्मी से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और बिजाई और कटाई के लिए हमने फसल के लिए ना एक उचित समय है, वही अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि जब मर्जी बीज दो जब मर्जी काट लो जी। और पौधों की जो हम मान लिया बुआई कर रहे हैं तो पौधों को कतारों में बोना चाहिए और ठीक दूरी पर बोना चाहिए। और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, परपोषी पौधों और खरपतवारों को नष्ट कर दें। तो इस तरीके से हमने अगर हम अपनी गतिविधियां करें तो हम जैविक खेती करते हुए भी और कीटों का प्रबंधन करने में कामयाब हो सकते हैं अनिल भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो अनिल भाई, बात हो रही थी जैविक खेती में कीट प्रबंधन के बारे में जी। तो हमारा एक कहना जरूर है कि कीटों का प्रबंधन करने के लिए अगर कीटनाशकों का हमने इस्तेमाल करना भी पड़ जाए, बिल्कुल, तो फिर हमने जैविक कीटनाशकों का और सूक्ष्म जीवों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों से प्राप्त कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम है तो नीम से जो युक्त जो कीटनाशक होंगे वो जैविक कीटनाशक होते हैं, पौधों से प्राप्त कीटनाशक हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये कीटों का नियंत्रण ना हो। बिल्कुल। तो अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होता जा रहा है। तो ये बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो लेवा भाई से इजाजत फिर। तो अच्छा भाइयों, राम राम।